जिसको समझाने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी चाहिए होता है। फॉर सम क्वांटिटीज वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसको नाम दिया गया वेक्टर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी के जैसे एग्जांपल्स में क्या था, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब एग्जांपल हो जाती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या आ जाता है, इसमें आ जाएगा एनर्जी, इसमें आ जाएगा और पोटेंशियल और बहुत सारी। इसके बाद जब हमें किसी चीज को समझाने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए होता है तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसके एग्जांपल में आता है फोर्स, फील्ड, एरिया। याद रखना एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये कैसे होता है वेक्टर हम आगे जाके सीखेंगे भी, बट ये सब एग्जांपल किसके हो गए, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हो गए। वेक्टर क्वांटिटी को जब डिफाइन करते हैं ना तो उसके लिए तीन बातें लिखते हैं, याद रखना। वेक्टर क्वांटिटी हैव थ्री थिंग्स। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा दे एड according to law of vector addition। ये तीनों बातें किसके लिए लागू होती है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए। अगर खाली ये हो और ये हो और ये नहीं हो तो वेक्टर वो नहीं होता है। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये एक बात ये अभी खाली नोट कर जाओ इसको। अभी हम लोग जैसे लेक्चर प्रोसीड करेगा ना तो ये टॉपिक आएगा 20-25 मिनट बाद आएगा, वहां पे सीख लेंगे कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और जो कि वेक्टर का नियम को फॉलो करता है। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके ये एग्जांपल्स हो गए, इसके ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। आई होप इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना, फटाफट इसको नोट कर दो। तुम लोग अगर तुम चाहो ना तो तुम अगर ऐसे लगे कि टाइम कम लग रहा है, कम मिल रहा है, तो तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर बैठ के अलग से नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक मेथड होता है इसका एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड मतलब होता है जैसे कि अगर मान लो मुझे वेक्टर को दिखाना तो मैंने क्या किया, एक एक पहले पुराना मेथड क्या था, इसको ए वेक्टर इसको पूरा ब्लैक कर दो, मोटा कर दो, और ये हमारा हो गया ए, ठीक है। तो अगर हमने ए को अगर ऐसा दिखाया, क्लिक करके, दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हमने ए को सिंपल ऐसा दिखा दिया तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है स्केलर क्वांटिटी। दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर, दिस रिप्रेजेंट्स स्केलर। हालांकि ये कंफ्यूजन वाला चीज था क्योंकि
ब्लैक हो, ठीक है, तो भाई ज्यादा ब्लैक कम ब्लैक कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए एक और मेथड चूज किया गया इसके लिए। दूसरा मेथड क्या चूज किया गया, देखो अब मैं इसको ऐसा दिखा सकते हैं। एक मेथड बोला गया ए के ऊपर हमने ऐसा दिखा दिया एरो, ये वाला बेस्ट मेथड था जो कि सारे बुक्स पे यूज भी होता है, ठीक है। एक अल्फाबेट लिख दो, ऊपर में एरो दिखा दो। याद रखना ये एरो हमेशा ऐसा ही होता है। अगर कोई बॉडी मान लो, अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एरो को ऐसा दिखा देंगे, दिस इज नॉट द वे। ये एरो सिर्फ इतना बताता है कि क्वांटिटी वेक्टर है और कुछ नहीं बताता है। और जैसे कि एक बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म होती है जो कि ये बताता है कि बच्चा कौन से स्कूल का है, इन द सेम वे ये एरो सिर्फ ये बताता है कि क्वांटिटी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो भी उसके लिए ऐसा ही दिखाएगा वेक्टर अगर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। और ये कुछ बुक्स पे ऐसा मेथड भी देखोगे, कुछ बुक्स में ऐसा भी देखोगे, बट दिस इज मोर कॉमन, ठीक है, ये ज्यादा कॉमन होता है। तो यू कैन राइट आउट सिंपली एग्जांपल कैसे दिखा देंगे, ए वेक्टर, खाली वेक्टर के ऊपर एक एरो दिखा दो, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। ऐसे ही मेथड पूछा नहीं जाता है अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, बट जस्ट फॉर नॉलेज तुमको पता होना चाहिए। अब उसके बाद एक हो जाता है ज्योमेट्रिक मेथड। ये ज्योमेट्रिक मेथड कैसा होता है जरा देखो। मान लो हमसे बोला गया कि कोई वेक्टर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है और वो वेक्टर है फोर्स 1 न्यूटन, रिप्रेजेंट करो सारी क्लास चालू है, ईस्ट में, तुम पता है और एक है फोर्स इक्वल्स टू मैं कितना सुनायो एफ इक्वल्स टू न्यूटन, ये भी ईस्ट में, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिक से। ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया 1 न्यूटन एरो से, ये 1 न्यूटन ईस्ट है तो एरो इधर दिखा दिया आपने। याद रखना है कि जब मैं ज्योमेट्रिक मेथड यूज करता हूँ ना तो एरो क्या दिखाता है, एरो दिखाता है डायरेक्शन, एरो शोज डायरेक्शन। और लेंथ क्या दिखाता है, लेंथ, ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसकी लेंथ दिखाती है मैग्नीट्यूड। अगर बोला गया 2 न्यूटन तो 2 न्यूटन को मैं ऐसा दिखाऊंगा, ये 1 हो गया, ये लेंथ इसकी डबल दिखा दी मैंने, ये हमारा होगा 2 न्यूटन। देखो इसकी लेंथ छोटी, इसकी लेंथ बड़ी है, तो लेंथ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड, और एरो से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन। दिस इज द ज्योमेट्रिक मेथड। अगर बोला गया है कि 1 न्यूटन फोर्स है नॉर्थ की तरफ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, नॉर्थ है ना, नॉर्थ ऐसे जाएगा, ये नॉर्थ ये हो गया, आई बात समझ। सो दिस इज 1 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मेथड हो गया। तो इसके पास क्या रखना है, एरो, एरो शोज डायरेक्शन, लेंथ शोज मैग्नीट्यूड, इसको नोट कर जाना। इसमें कहीं पे किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। और ये चैप्टर जो है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, क्योंकि ये समझ लो जो भी तुम आगे 11th और 12th में पढ़ोगे ना,
हर चैप्टर में ये घुसा रहेगा। 12th में भी काफी यूज पड़ता है, 11th में भी बार बार ये रिपीट होता है, हर चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस होते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ऐसा, ये, तो इस वेक्टर का हम बोलेंगे कि इसके पास क्या होगा, इसके पास ये वैल्यू होगी, इसके पास डायरेक्शन होगा। अगर मान लो कभी मेरे को सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है फोर्स इज 2 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया वेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रहा है। लेकिन अगर मुझे दिखाना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैं कैसे लिखूंगा इसको, ऐसे लिखता हूँ एफ वेक्टर, ये कंप्लीट क्या लिखेगा, कंप्लीट ऐसे लिखिए 2 न्यूटन इन नॉर्थ, दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर मुझे सिर्फ 2 न्यूटन दिखा रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एफ वेक्टर, जब मैं वेक्टर को डब्बे में बंद कर देता हूँ ऐसे साइड में, तो मतलब मैं वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एफ वेक्टर इक्वल टू 2 न्यूटन। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ इक्वल टू 2 न्यूटन, शॉर्ट पे भी लिख देते हैं, बट याद रखना है दिस इज मोर करेक्ट, ये वाला जो मेथड है ना, इट इज मोर करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डंडे दिखाते कि वो उसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे ये फोर्स जो है वो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। हमें पता है वेक्टर है क्योंकि हमको पता है ये फोर्स है, लेकिन कहीं पे अगर लिख दे a इक्वल टू 3, ठीक है, अब यहाँ पे a इक्वल टू 3 है अगर, तो इसका हम ये भी बोल सकते हैं कि a कोई स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है या a किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो अपने को ये नहीं पता कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है ना तो कंफर्मेशन है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो कभी अगर हमको टेक्निकली ज्यादा सही तरीके से दिखाना हो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसा दिखाते हैं और शॉर्ट पे कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, हालांकि ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती, बट दिस इज मोर करेक्ट। आई सबको बात समझ में, ठीक है सर बोलो बोलो। सर अगर मैग्नीट्यूड के बदले सिर्फ डायरेक्शन दिखाना हो तो क्या लिखेंगे? डायरेक्शन के लिए फिर डायरेक्शन के लिए तो वहां पे फिर उसको अलग से नहीं लिख सकते, फिर लिखना पड़ेगा कि फोर्स इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, कोई सिंबल नहीं होता उसके लिए, ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा। सर डायरेक्शन में तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे लिख सकते हैं ना? ईस्ट, वो वही तो बोला, खाली नॉर्थ साउथ वैसे लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिए जो है ना ज्यादा अच्छा मेथड होता है एंगल मेथड, 10 डिग्री बना रहा है, 20 डिग्री बना रहा है, ऐसे भी ज्यादा अच्छा लगता है। उस पर हम लोग अभी आएंगे, ठीक है, उसके लिए वरी नहीं करना, उस पर हम लोग आएंगे अभी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। जैसे कुछ बेसिक बेसिक टाइप देख लेते हैं हम लोग। एक हो जाता है पोजीशन वेक्टर, ये दिखा था पोजीशन, सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो हमने सबसे पहले क्या चूज करना सीखा, ओरिजिन। हमारे पास फिजिक्स में एक फ्रीडम है कि हम ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हैं। यह हमारा हो गया ओरिजिन, जहां से हम किसी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने बोला कि मुझसे पूछा गया कि बताओ पार्ले पॉइंट का पोजीशन क्या है सिटी लाइट से, तो मैंने बोला कि सिटी लाइट से पोजीशन बताना है, तो सिटी लाइट हमारा ओरिजिन हो गया। मैं किसी भी लोकेशन को जब डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। और ये ओरिजिन हम कहीं भी बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला है कि डिस्टेंस रायन स्कूल का वेसु से है 1 किलोमीटर, मैंने बोला
रायन स्कूल का डिस्टेंस सिटी लाइट से है 3 किलोमीटर। मैंने बोला रायन स्कूल का डिस्टेंस अड़ाजन से है 10 किलोमीटर। सारी बातें सही है क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी एक को रेफरेंस मान सकते हैं। जिस पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं दैट इज ओनली ओरिजिन। अब बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर ए है, मुझे बोला कि इसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन ड्रॉ करने के लिए निकालने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ड्रॉ करो, जहां मीट करे वहां पे ओरिजिन का नाम दे दो। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन देखना है, यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये हमारा बन जाता है पोजीशन वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा ओ ए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अगर मान लो कोई पॉइंट बी है, बी का पूछा गया कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हमने क्या किया, ये ओरिजिन है, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। ओ ए एक पोजीशन वेक्टर हो गया, ओ बी इज अदर पोजीशन वेक्टर, ओ ए इज वन पोजीशन वेक्टर, ओ बी इज अदर पोजीशन वेक्टर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्या लिखा मैंने। किसी को कोई परेशानी तो पूछ लो, एकदम सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एक पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन। ये मान लो हमारा है सिटी लाइट, ये हमारा है मान लो रायन स्कूल, और ये हमारा है मान लो पोजीशन बी, ये हमारा मान लो लेट्स से पिपलोद, ठीक है। अब अगर हम सिटी लाइट से चल के पिपलोद जाते हैं तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसा हो गया देखो, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हिच इज ए बी। सर ये वाले में ओरिजिन क्या होगा, सिटी लाइट या पिपलोद? ये तो ओरिजिन यही है फिक्स, ये ओरिजिन यही है, ओ ओरिजिन थोड़ी बदलेगा। ये बस हम यहाँ से अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाते हैं, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम यहाँ पे थे, तुम चल के यहाँ चले गए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, बस। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया, ठीक है, कि एक पोजीशन वेक्टर से दूसरे पोजीशन वेक्टर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे कोई एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, सिर्फ समझने के लिए ये सब चीजें। अपने को इसके आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में ये सब वर्ड वहां पे आएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन में ये सब वर्ड्स समझ में आएगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पे अगर मैं ओ ए पे था, मैं चल के गया ए बी से, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, ओ बी पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने ये लिख सकता हूँ, ऊपर में ओ ए वेक्टर पे था मैं पहले, मैं कितना चला, मैं ए बी चला, अब मैं मेरा पोजीशन क्या हो गया, ओ बी हो गया। ये हमने एक रिलेशन लिख दिया कि ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सिंपल सी बात है, हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, हम यहाँ पहुंच गए, तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी। आई बात समझ में? ये अगर मान लो मैंने अगर कुछ लिखा, अगर ऐसे, अगर मैंने कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, मैंने कुछ अगर वेक्टर को अगर ऐसे ड्रॉ किया है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया चलना, चलते 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 मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो भाई यहाँ से चला, मैं ए पे पहुंचा, ठीक है, ये मेरा एक पोजीशन बन गया। अब मैं यहाँ से चल करके, ये मेरा एक पोजीशन है, ये मेरा दूसरा पोजीशन है,
मैंने ज्वाइन कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बस। ये चीज आगे फिर से रिपीट भी होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ लाइन या इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग टू पोजीशन वेक्टर। सर बोलो। सर अगर ए से हम निकले और बी से बी ओबी के बीच वाले पार्ट कहीं गए तो फिर वो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा। क्या बोल रहे हो? बी वाले पार्ट पे मतलब एंड तक टच नहीं किया, उसने बीच में रुक, मतलब ओबी के एंड तक नहीं गए, हम पहले ही रुक गए। तो फिर तुमको डिस्प्लेसमेंट को फिर डिफाइन करने के लिए ना तुमको दूसरी पोजीशन लेनी पड़ेगी जहां पे तुम रुकोगे। तुम अगर यहाँ रुक जाते हो, मान लो यहाँ पे रुक जाते हो, फिर तुमको अगर पूरा डिस्क्राइब करना है ना तो तुमको यहाँ से फिर ओ सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसा। नहीं तो फिर वैसा नहीं मतलब दूसरी बी पोजीशन को तक गए पर हम एंगल कम है उसका, मतलब अभी जितना एंगल है ना हाँ उससे कम एंगल है, मतलब ओबी के बीच वाले पार्ट में कहीं पर आ गए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम अगर बीच में अगर रुक जाते हो, तुमको डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए तुमको दूसरा पोजीशन लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से चल के आया, मैं यहाँ पे आके रुक गया, यही बोल रहे हो ना? यही बोल रहे हो, यहाँ पे आके रुक गए। फिर ये पोजीशन ले लो, बीच में क्यों रुक रहे हो? तो सर ये नहीं, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया हमने यहाँ तक आया। इसकी स्क्रीन पे दिखा दो क्या बोल रहे हो। एक अब बोलो, स्क्रीन पे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब वो ए से चालू किया और ये बी तक। हाँ, मुझे समझ में आ गया। तुम बोल रहे हो बीच में आके रुक रहा है ना? बी के बीच में आके, मतलब ऐसा नहीं कि उन दोनों के पाथ के बीच में रुक गया है। बी हाँ जो लाइन इस पे टच हो रहा है, पर बी लाइन पे टच हो रहा है पर एंड पॉइंट पे नहीं जा रहा है, वो बी से लाइन से थोड़ा आगे जाके रुक रहा हाँ, तो जहां पे रुक रहा है ना उस पॉइंट का जाकर के पोजीशन ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी रुक रहा है उस पॉइंट का पोजीशन ले लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? है। समर क्या? समर। अच्छा समर, ठीक है। मैं एक बार फोन से तुमसे बात भी करके डिस्कस कर लूंगा क्या पूछ रहे हो तुम, लेकिन जहां पर भी रुक रहा है ना वहां का पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहो तो लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इज अ वेक्टर फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी थर्ड देखो, थर्ड में क्या देखेंगे हम? थर्ड आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है, डायरेक्शन भी सेम होता है। सेम वैल्यू एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, एक वेक्टर है, और मेरे पास दूसरा वेक्टर ऐसा है। ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों की लेंथ कैसी है? ये दोनों की लेंथ मैंने कैसी बनाई है? सेम बनाई है। दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि ये ईस्ट में तो ये भी तो ईस्ट में ही है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स होने के लिए वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर एक चीज भी अलग है तो इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर जाओ, सिंपल है। उसके बाद एक होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि वैल्यू सेम होगी, सेम वैल्यू बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, देखो तो दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है। लेंथ सेम है मतलब वैल्यू सेम है। एरो उल्टे हैं, डायरेक्शन कैसा है, उल्टा है, तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। अगर इसको मैंने नाम दिया अगर ए वेक्टर का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। समझना ध्यान से, माइनस ए वेक्टर मतलब वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर हमको और कहाँ मिलता है, जरा इसका एग्जांपल देख लो। इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक। और नेगेटिव वेक्टर का एग्जांपल देख लो एक और। याद है न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था। मान लो कि अगर मेरे पास मैंने एक दीवार पे फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है, ये दीवार है सेकंड बॉडी, मैं हूँ फर्स्ट बॉडी, तो मैंने लिखा फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स ऑन 2 बाय 1, दिस इज F2। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फोर्स ऑन 2 बाय 1। ठीक है, इसका मीनिंग होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये एक हो जाता है F12, ये होता है फोर्स ऑन 1 बाय 2। मतलब अगर मैंने दीवार पे फोर्स अप्लाई किया है तो दीवार भी मेरे हाथ पे उतना ही फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज फोर्स ऑन 1 बाय 2। सीधी सी बात है, मैंने मुक्का मारा दीवार पे, चोट मुझे लगती है क्योंकि दीवार ने मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई किया ना, दैट इज फोर्स ऑन 1 बाय 2। अब ये जो दोनों वैल्यूज होती है ना, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, वैल्यू सेम होती है, बट फोर्स कैसा होता है, अपोजिट। एक इधर है तो एक इधर है। ये क्या हो गया, ये इसका नेगेटिव वेक्टर होगी। अगर मैंने कहीं लिख दिया ऐसा इक्वल F12, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि ये फोर्स क्या वैल्यू सेम है, आंसर इज यस। क्या डायरेक्शन सेम है, आंसर इज नो। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो वेक्टर भी सेम नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये दिखाता है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम है, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, अगर तुम्हें वेक्टर में समझ में अच्छे से आ रही है ना, तो ये पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगी, तुमको पूरे 11th-12th के फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी, याद रखना। क्योंकि बताओ प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं। बच्चे पढ़ते तो है 12th में आकर के, लेकिन उनको पता है 11th का उनका बेस क्लियर नहीं होता है। बेस क्लियर होने के पीछे कारण ये होता है, नहीं क्लियर होता है, क्योंकि उनको छोटी छोटी बातें पता नहीं होती है। जिसको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएंगी ना, उनसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो तुमको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज करेक्ट, ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर डायरेक्शन अगर सॉरी यहाँ पे मैंने 2-1 लिख दूंगा, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ये ऐसा है F12